नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, है ना। ये जो नया वर्ष जो है आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, है ना। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अभी तक जो है हम अध्याय 7 पढ़ रहे थे, है ना। अध्याय 7 में ऊष्मा तथा ताप है ना। ऊष्मा और ताप, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें जो है हम ऊष्मा क्या होता है, ठीक है ना, ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो सब हम जाने थे। और उसके बाद जो है आज हम जो है अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अवस्था, है ना, किस प्रकार से अवस्था में जो है किसी पदार्थ की अवस्था में जो है परिवर्तन होती है। ओके, इसके अलावा जो है हम ऊष्मा से जो है रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। और ऊष्मा का मापन जो हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान समझिएगा। यदि आपको जो है वीडियो जो है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं अवस्था और परिवर्तन के बारे में। तो देखिए जितने भी जो पदार्थ होते हैं पृथ्वी पर, है ना, जितने भी पदार्थ है वो जो है अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। किन से मिलकर के बने होते हैं? अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, है ना। अणु तो सब लोग जानते हो ना, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है ना वो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु, ठीक है। और परमाणु से मिलकर के क्या बने होते हैं? अणु बने होते हैं। और अणुओं से मिलकर के जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या होते हैं? बने होते हैं। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो जितने भी पदार्थ है किससे मिलकर के बने होते हैं? अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। समझ में आ रहा है? और ये अणु जो होते हैं वो पदार्थ में जो है क्या होते हैं? गतिमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है किसी कोई पदार्थ है, एक क्या है, एक पदार्थ है। तो इसमें जो भी अणु रहते हैं ना, इस प्रकार से जो भी अणु है वो क्या होते हैं? गतिमान रहते हैं। मतलब कोई इधर जा रहा है, इधर टकरा रहा है, कोई उस साइड इस साइड टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, ऐसा। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? ये जो है जितने भी जो अणु जो रहते हैं किसी पदार्थ में क्या करते रहते हैं? वो गतिशील रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसमें भी जो है यदि हम जो है अवस्था की बात करें तो आप जानते हैं अवस्था कितने प्रकार की अवस्थाएं होती है। जो सामान्यतः यदि हम देखें तो 3 अवस्थाएं होती है किसी पदार्थ की। या तो वो क्या होंगे? ठोस होंगे। क्या होंगे? ठोस होंगे। या फिर क्या होंगे? द्रव के रूप में होंगे, है ना, द्रव के रूप में होंगे। या फिर जो है गैस के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? गैस के रूप में, ठीक है ना। जैसे देखिए आप पत्थर को हमेशा देखेंगे आप ठोस रूप में रहेगा, जल को देखेंगे तो द्रव के रूप में रहेगा। और यदि हम किसी गैस की बात करते हैं तो जैसे हवा है, हवा में कई प्रकार की गैस जो है क्या है? मिश्रित है। वो क्या है? गैस का उदाहरण है। समझ में आया? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना। अब यहाँ पर यदि हम समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, तो जितने भी जो अणु जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं? अणु, ठीक है ना। जो अणु जो होते हैं किसी भी पदार्थ में, उनके वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर जो है उनका जो है मतलब दो अणुओं के बीच में जो है क्या होती है? एक आकर्षण बल होती है। क्या होती है? एक आकर्षण बल होती है, ठीक है ना। और उस बल को क्या बोलते हैं हम? जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होती है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक बल। क्या बोलते हैं? अंतराणुक बल। समझ में आ रहा है ना? मतलब मान के चलिए ये जो है एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ठीक है। तो इनके मध्य क्या होगा? इनके मध्य में जो है एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अंतराणुक बल। क्या बोलते हैं? अंतराणुक बल। और इसी के कारण से क्या होते हैं? जितने भी जो पदार्थ है, जो अणु जो रहते हैं एक दूसरे से जो है बंधे हुए रहते हैं। उनकी गति में जो है क्या हो जाती है? लगाम लग जाती है। किसके कारण से? अंतराणुक बल के कारण। यदि अंतराणुक बल बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा? ये वाला जो अणु है इसको जो है इधर उधर गति करने से ये जो अणु है ये रोकेगा। और यदि ये जो है इधर उधर करेगा तो ये वाला जो अणु है वो क्या करेगा? उस आकर्षण बल के द्वारा उसको बांध करके रखेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब यहाँ पर समझिए कि जो पदार्थ जो होते हैं ना, मान लीजिए पदार्थ है तो इसमें जितने भी जो है क्या है, इसमें जो अणु है वो लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कोई इधर गति कर रहा है, कोई उधर गति कर रहा है ना। और इनके मध्य जो है आकर्षण बल भी है। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है यहाँ पर देखिए, जो ठोस जो होता है ना, ठोस जो होता है तो ठोस में जो है जो उसके जो अणु जो होते हैं,
ठीक है ना। उनके जो अणु होते हैं वो नियमित क्रम में ऐसा जो है क्या होते हैं, एकदम से जमे हुए होते हैं। समझ में आ रहा है ना। नियमित क्रम में जो है जो ठोस होते हैं उनमें उनके जो अणु जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इस प्रकार से जमे होते हैं। और इनके मध्य जो आकर्षण बल जो होता है ना, अंतराणु बल, जो मतलब दो अणुओं के बीच जो लगता है ना आकर्षण बल, वो जो है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो अंतराणु बल का मान जो है इसमें जो है क्या होती है, मतलब अंतराणु बल जो है बहुत ज़्यादा लगता है। समझ में आ रहा है ना, इनके अणुओं के मध्य। ओके, तो जो ठोस जो होता है ना, ठोस, तो ठोस में जो है अंतराणु बल जो है क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण से इनके जो अणु जो होते हैं इधर उधर किसी भी साइड जो है गति नहीं करते, केवल अपनी माध्य स्थिति अपने जो है ना, ये जो है केवल जो है कंपन करते भी हैं, है ना, कंपन करते हैं तो अपनी माध्य स्थिति की दोनों ओर करते हैं, इधर उधर जो है कहीं भी जो है गति नहीं कर सकते। और इनमें जो है क्या होती है, अणुओं की संख्या जो है ठोस में ज़्यादा होती है। और इनके मध्य जो आकर्षण बल जो है ना दो अणुओं के मध्य, वो जो है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और इसी कारण से क्या होता है, ये जो है इधर उधर जो है कहीं भी जो है गति नहीं कर सकते स्वतंत्रता पूर्वक। और ये नियमित क्रम में जो है क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ रहा है, किसमें, ठोस में। ये है ठोस अवस्था। समझ में आया। उसके बाद यदि हम बात करें द्रव अवस्था की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, द्रव अवस्था की बात करते हैं। तो द्रव अवस्था में जो है क्या होता है, अणुओं का जो पदार्थ है उनमें अंतराणु जो बल है ना, अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल जो है वो जो है ठोस की तुलना में क्या होती है, ठोस की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, और गैस की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब मान के चलिए अब अणु जो है इतना दूर दूर में इस प्रकार से ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा। ओके, मतलब जो है ठोस की तुलना में थोड़े से क्या होंगे, इनके जो अणु जो है थोड़े से दूर दूर में होंगे। और इन अणुओं के मध्य जो है क्या होते हैं, जो अंतराणु बल जो है वो थोड़े से ठोस की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आया। और कम होते हैं इस कारण से जो है थोड़ा बहुत जो है इधर उधर क्या करते रहते हैं, द्रव में भी, द्रव के अणु जो है वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। समझ में आया। ओके, तो ये क्या है, ये जो है ये हो गया द्रव। क्या हो गया, द्रव। इसमें जो है इस प्रकार से जो है अणुओं की जो व्यवस्था जो है होती है। इसी कारण से ठोस जो है एकदम से ठोस रहता है, क्योंकि इसमें जो है एकदम नियमित जो है क्या होते हैं, जो अणु जो होते हैं वो नियमित रूप से नियमित क्रम में जमे हुए रहते हैं। लेकिन द्रव में जो है वैसा नहीं होता है, उसकी तुलना में थोड़े से क्या होते हैं, इनमें अणुओं का जो जो अणु अणु जो है नियमित क्रम में जमे नहीं रहते, बल्कि क्या होते हैं, थोड़ी सी जो है उसकी तुलना में जो है थोड़ा सा ये विरल होता है। समझ में आ रहा है ना, कौन सा, द्रव। ओके, और इनके मध्य जो आकर्षण बल है ना, इनके अणुओं के मध्य अंतराणु बल जो है वो ठोस की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। समझ में आया। तो ये कौन सा था, ये जो है ये हो गया, ये द्रव है ना, द्रव जो अवस्था है किसी पदार्थ का, द्रव अवस्था है ये। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, गैस। किसकी बात करते हैं हम, गैस। मान लीजिए ये जो है कोई एक पदार्थ है, गैस है मान के चलिए, ठीक है। तो इनके अणु जो है ऐसा दूर दूर में होते हैं, ठीक है ना, एकदम से दूर दूर में होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य जो अंतराणु बल है, मतलब दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल जो है ना वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठोस की तुलना में भी कम होते हैं, द्रव की तुलना में भी कम होते हैं। और इसी कारण से क्या करते रहते हैं, ये जो है इधर उधर कहीं भी जो है इस प्रकार से जो है गति करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो और ये जो है व्यवस्थित नहीं होते, इसी कारण से इस कारण से तो ये जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, गैस की अवस्था या फिर गैसीय अवस्था बोलते हैं। समझ में आया। ये है गैस। कोई भी पदार्थ जो है गैस के रूप में जब होती है तो उनके अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल जो होता है, अंतराणु बल जो है वो बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है ना। इस कारण से इनके अणुओं को इधर उधर जो है गति करने के लिए पर्याप्त जो है क्या हो जाता है, जगह भी मिल जाता है। और जो है ये जो है मतलब स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। समझ में आया। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, तीन अवस्थाएं हो गई। अब अवस्था में जो है परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो अवस्था में परिवर्तन को यहाँ पर समझते हैं, किस प्रकार से जो है अवस्था में जो है परिवर्तन होती है। तो देखिए मान के चलिए ये क्या है, ये ठोस है। तो ठोस है ना, यहाँ पर मैं सीधा सीधा जो है तीनों को एक साथ समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना, समझाता हूँ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए जो है आगे भी काम आएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, और आपका कॉन्सेप्ट भी जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है मान के चलिए ये जो है क्या है, ये पहला जो है ठोस है, क्या है, ठोस है। ओके, ये क्या है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है। तो ये हो गई क्या, ये जो है तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं किसी भी पदार्थ का। अब तीन अवस्थाएं हैं, तो मान के चलिए जो पहला जो ठोस है, ठीक है ना, ठोस में क्या होते हैं,
ठोस में अणु जो है एकदम से पास पास में होते हैं, एकदम से जो है क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठोस में अणु एकदम से पास पास में होते हैं और इनके मध्य जो अंतराणु बल जो है वो क्या होते हैं, वो जो है अधिक होते हैं। ठीक है। और जबकि द्रव में जो है ठोस की तुलना में जो है अंतराणु बल क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। और इनमें जो अणु जो होते हैं, पदार्थ के, वो क्या होते हैं, थोड़े से ठोस की तुलना में दूर दूर में होते हैं, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो गैस में जो पदार्थ के अणु है वो क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। ठीक है। उनमें अंतराणु बल एकदम से क्या होता है, कम होता है। और इसी कारण से जो है इनके अणु जो है इधर उधर जो है गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, जैसे ही क्या होता है, यदि हम ठोस को जो है, अब आप क्या जानते हैं, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, मैं बता चुका हूँ, है ना। तो जैसे ही हम किसी पदार्थ को जो है गर्म करते हैं, मान लीजिए हम ठोस को क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। किसको गर्म कर रहे हैं, ठोस को। जैसे ही हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो होगा ये कि इसमें जो है, इसको जो है क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। और ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। जैसे ही हम जो है इसको ऊर्जा देते हैं, इनके अणुओं में क्या हो जाती है, इनके अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के कारण से क्या करने लगते हैं, ऊर्जा मिलने के कारण से ये जो है गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इनके अणु जो है अधिक तेज गति से जो है क्या करने लगते हैं, मतलब जो है इनमें जो है ऊर्जा बढ़ जाती है, इनके अणुओं की, ठोस की, है ना। और ये जो है क्या करने लगते हैं, तेजी से गति करने लगते हैं। और जब गति करते हैं तो इसी कारण से क्या होता है, जो ऊर्जा जो मिलती है उसके कारण से गति करते हैं। और गति करने के कारण से क्या होता है, इनकी अवस्था में जो है परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि पहले ठोस इसलिए था ना, क्योंकि ये जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे इनके अणु, लेकिन उनको ऊर्जा मिल चुकी है, ऊष्मा दिए हैं तो गर्म किए हैं, तो अब वो क्या करेगा, वो गति करेगा। और गति करता है, इसी कारण से जो है क्या हो जाती है, इनकी अवस्था में जो है परिवर्तन हो जाती है। अब जो है ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव। क्या बन जाएगा, द्रव। ओके, है ना, समझ में आ रहा है ना। ठोस से द्रव बन जाएगा। अब द्रव बन जाएगा तो देखिए, जैसे ही द्रव बनेगा, यदि हम जो है द्रव में भी क्या है, ठोस से द्रव बन जाएगा। अब यदि हम मान लीजिए कोई एक पदार्थ है जो द्रव की अवस्था में है ना, ये तो हो गया ठोस से द्रव बनने वाली बात। उसके बाद यदि कोई द्रव है, द्रव अवस्था में है कोई पदार्थ है, जैसे पानी को ही ले लिए। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको यदि हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे पानी को, इसको भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्रव जो होता है उनको हम जैसे ही गर्म करते हैं तो एक तो पहली बात तो यह है कि उनके अणु थोड़े से ठोस की तुलना में थोड़े से क्या होते हैं, इनके अणु जो है थोड़े से जो है, इनके अणु ठोस की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस की तुलना में तो ये अणु पास पास में होते हैं ना, द्रव के ये जो द्रव जो है, इनके अणु जो है, तो जैसे ही इनको भी हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनको क्या होती है, ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो ऊष्मा के माध्यम से इनके अणुओं को ऊर्जा मिलती है। और ये भी क्या करते रहने लगते हैं, इनके अणु को जो है जैसे ही ऊर्जा मिलती है, तेज़ी से जो है सक्रिय हो जाते हैं। और क्या होते हैं, ये जो है इधर उधर कहीं भी जो है ऐसा ऐसा जो है क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और जब ये इस प्रकार से जो है जब गति करने लगते हैं, तब क्या होता है, तब ये जो है इनकी अवस्था में फिर से क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। और ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। द्रव से क्या बन जाता है, गैस। समझ में आ रहा है ना। और फिर ये जो है गैसीय अवस्था में आ जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, इस प्रकार से जो है अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होती है। पहले ठोस, ठोस से फिर द्रव, द्रव से फिर गैस। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक केवल और केवल हम ऊष्मा दे रहे थे। समझ में आ रहा है ना। अब यदि हम क्या करते हैं, ऊष्मा वापस लेते हैं, तब क्या होगा, फिर से विपरीत दिशा में क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन आएगा। जैसे गैस है, गैस जो है, यदि हम गैस को ठंडा कर दिए तो क्या बन जाएगा, जो भाप जो होता है ना, भाप, उसको ठंडा कर दिए, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। क्योंकि अब ऊष्मा हम ले रहे हैं, तो ऊष्मा लेंगे तो इनके अणुओं की जो ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होती है तो फिर क्या होती है, जैसे ही अणुओं की ऊर्जा कम होगी तो उनकी जो गति जो है ना, वो गति जो है रुक जाती है। और व्यवस्थित क्रम वो जो है क्या होने लगते हैं, एक निश्चित स्थितियों में जो है वो जो है नियमित क्रम में व्यवस्थित होने लगते हैं। तो जैसे ही हम ऊष्मा ले लेंगे तो ये जो है गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव से भी हम ऊष्मा ले लेंगे, क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होती है, किसी भी पदार्थ के जो पदार्थ जो होते हैं, तो उनकी अवस्थाओं में जो ठोस, द्रव, गैस जो है ना, उनमें क्या होती है, परिवर्तन होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। समझ में आया, आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया।
तो चलिए, ये तो हो गया अवस्था परिवर्तन की बात। इसको आप जो है एक उदाहरण के माध्यम से जो है यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक क्या लेना है, एक बीकर लेना है और इस प्रकार से जो है स्टैंड होगा उसमें जो है रखना है, गर्म करने का साधन लेना है, ठीक है, थर्मामीटर लेना है। अब इसमें जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा उसको डाल देना है और उसको गर्म करना है। देखना बर्फ़ पहले जो है किसमें, पहले बर्फ़ क्या होगा, ठोस होगा, ठोस से फिर क्या होगा, बर्फ़ जो है ठोस होगा, ठोस के बाद जो है क्या होगा, वो जो है बर्फ़ से फिर पानी में बदलेगा। मतलब अभी तक ठोस था, ठोस से फिर किस में बदल गया, ठोस से जो है ठोस से फिर किस में होगा, द्रव अवस्था में बदलेगा और द्रव से फिर गैसीय अवस्था में बदलेगी। किस में बदलेगी, गैसीय अवस्था में। समझ में आ रहा है, मतलब ठोस, फिर ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस। तो देखिए यदि बर्फ़ का टुकड़ा है तो बर्फ़ का टुकड़ा कैसा होता है, तो बर्फ़ का जो टुकड़ा जो होता है ठोस होता है, उसको जैसे ही गर्म किए पानी के रूप में बदल गया। अब वो कौन सी अवस्था में आ चुका है, द्रव अवस्था में आ चुका है। उसके बाद जैसे ही पानी को हम गर्म करेंगे तो वो जो है भाप के रूप में जो है उड़ने लगता है, मतलब गैसीय अवस्था में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया उदाहरण। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है कुछ समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे गलनांक के बारे में, है ना। क्या जानेंगे हम, गलनांक क्या हो जाता है। तीन चीज़ें जो है यहाँ पर जानेंगे। एक तो होता है गलनांक, क्या होता है, गलनांक, ओके। एक हो गया क्या, गलनांक हो गया। दूसरा हम जानेंगे हिमांक, क्या जानेंगे, हिमांक के बारे में जानेंगे, क्या होता है हिमांक। और तीसरा हम जानेंगे यहाँ पर जो है क्वथनांक, क्या जानेंगे, क्वथनांक के बारे में जानेंगे, क्वथनांक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो गलनांक को सबसे पहले समझिए। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, पिघलना शुरू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक। किसी भी पदार्थ का गलनांक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पानी को देखिए, पानी पहले मान लीजिए बर्फ़ के रूप में है। बर्फ़ को जो है 0 सेंटीग्रेड पर क्या होने लगता है, जैसे 0 सेंटीग्रेड पर जो है हम जो है उसको गर्म करते हैं तो पानी जो है क्या होने लग, जो बर्फ़ जो है क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, पानी के रूप में बदलने लगता है। तो 0 सेंटीग्रेड जल के लिए क्या है, वो जो है इसका गलनांक है। मतलब बर्फ़ से जो है ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यही क्या है, बर्फ़ जो पानी जो है उसके लिए क्या है, पानी जो है उसके लिए जो है ना, ये जो है क्या है, गलनांक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं हिमांक। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है जमना शुरू होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उस ताप को, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही हम नीचे ताप करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ जैसे जल को जो है ताप, उसको जो है उसका जो ताप जो है उसको यदि हम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करते हैं तो वो जमने लगता है ना। इसका मतलब क्या है, वही जो ताप है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, हिमांक है। किसका हिमांक है, जो पानी है उसका हिमांक है, तभी तो वो जमने लगता है। समझ में आ रहा है ना, ओके। उसके बाद तीसरा जो है क्वथनांक, क्या है, क्वथनांक। तो जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होने लगता है, उबलने लगता है। क्या होने लगता है, उबलने लगता है। मतलब जो है वो जो है जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उस ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो जैसे जल का जो है क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री जैसे ही होता है तो बर्फ़ क्या, जो जल जो है वो उबलने लगता है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो है क्या होने लगती है, वो परिवर्तन होने लगती है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपने जान लिया गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। एक बार और समझ लीजिए कि जिस ताप पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है गलना शुरू होता है तो उस ताप को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक बोलते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है जमना शुरू होता है तो उस ताप को, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। और जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है उबलना शुरू होता है ना, तो उस ताप को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का जो है क्वथनांक बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए गलनांक में क्या होता है, गलनांक में कोई पदार्थ जो है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। हिमांक में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। और क्वथनांक में कोई भी पदार्थ क्या होता है, ठोस से जो है क्वथनांक में जो है क्या होता है, कोई पदार्थ जो है द्रव से गैसीय अवस्था में क्या होती है, परिवर्तित होती है। समझ में आया, ये समझ गए होंगे। ये तो जल का उदाहरण बताया था, जल के उदाहरण के माध्यम से, ओके। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ओके। गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ओके। उसके बाद जो है हम अवस्था परिवर्तन के जो है कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है क्वथनांक और सभी का जो है अलग अलग, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मैं कुछ अवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि जो है है ना, खौलते समय जल को दी गई ऊष्मा उसके भाप में शामिल हो जाती है। यही कारण है कि भाप से जलना खौलते पानी के जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायी होता है। आप देखे होंगे, यदि आप जो है किसी गर्म पानी को छूते हैं तो उतना नहीं जलेगा जितना उसके भाप से जलेगा, है ना। तो इसके पीछे वही कारण है कि खौलते जल को दी गई जो ऊष्मा जो रहती है ना, खौलते जल को जो दी गई ऊष्मा जो होती है वो भाप में शामिल हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। एक निश्चित समय तक जो है क्या होता है, कोई भी पानी जो है गर्म होता है, गर्म होने के बाद और यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा जो है वो पानी जो है उतना और ज़्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि वो जो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है और भाप में जो ऊष्मा क्या हो जाती है, चली जाती है। इस कारण से हमको ज़्यादा जलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा शरबत में बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर वह अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ अवस्था परिवर्तन के लिए शरबत से अधिक ऊष्मा ले लेता है। मतलब ये है कि बर्फ़ का टुकड़ा, यदि हम जो है एक गिलास है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसमें हम जो है एक बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, जैसे ही डाल दिए तो क्या होगा, ये जो जल जो है ना, इसमें जो ऊष्मा है उसको जो है ये क्या कर लेता है, ले लेता है। कौन ले लेता है, ये जो बर्फ़ जो है वो ले लेता है, अवस्था परिवर्तन के लिए ले लेता है। इस कारण से जो है क्या हो जाती है, ये जो पानी जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद तीसरा देखिए, ओले गिरने के बाद वायुमंडल का ताप बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ओले पिघलने के लिए ऊष्मा वायुमंडल से ले लेते हैं। तो जैसे ही ओले मतलब जो है, ओला मतलब समझते हो ना, ओला मतलब जो है जो बर्फ़ गिरता है ना, बारिश होती है तो, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ओले गिरना बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये ओले जैसे ही गिरते हैं तो क्या होता है, ये पिघलने के लिए जो है, जो वातावरण में जो ऊष्मा जो होती है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसी कारण से जो है वातावरण का तापमान क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन। क्या समझेंगे, ऊष्मा से रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो है किस प्रकार से होती है। ओके, तो देखिए ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए देखिए, जो बहुत सारे जितने भी जो है अधिकतर रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो ऊष्मा के कारण से ही क्या होता है, संभव हो पाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर जो है जैसे कि लोहे की छीलन है, गंधक के चूर्ण है ना। यदि लोहे की छीलन, मान लीजिए लोहे की छीलन है और गंधक का जो चूर्ण है उसको किसी बर्तन में, मान लीजिए ऐसा हम ले लिए, किसी चीज़ में जो है लोहे की छीलन ले लिए और इसी में जो है गंधक के चूर्ण को क्या कर दिए, इसी में गंधक के चूर्ण को भी मिला दिए इसमें, लेकिन वो जो है उनमें रासायनिक क्रिया नहीं होगी, है ना, नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसको हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे ही हम इसको गर्म कर देते हैं, तो गर्म जैसे ही हम करते हैं तो क्या होता है, ये जो है इनको ऊष्मा मिल जाती है और ऊष्मा मिलने के कारण से क्या होता है, लोहे की सल्फाइड बनती है। क्या बनती है, लोहे की सल्फाइड बनती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसके कारण संभव हो पाया, ऊष्मा के कारण से ही संभव हो पाया, रासायनिक जो है परिवर्तन हो पाया। ओके, रासायनिक परिवर्तन हो पाया। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, रासायनिक अभिक्रिया बोले या फिर रासायनिक परिवर्तन बोले, तो रासायनिक परिवर्तन हम तभी बोलेंगे जब कोई नया पदार्थ क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लोहे की छीलन और क्या था, यहाँ पर जो है सल्फर था, है ना। मतलब जो है लोहे की छीलन और जो गंधक जो है उनके चूर्ण को जो है हम जब मिलाते हैं तो नया जो है पदार्थ क्या हो जाता है, बन जाता है लोहे की सल्फाइड। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। किसके कारण संभव हो सका, ये जो है ऊष्मा कारण ही संभव हो सका। समझ में आया। इसके अलावा देखिए इसी प्रकार से जो है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड उदाहरण दिया है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड है और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ही क्या होती है, ऑक्सीजन बनती है। समझ में आ रहा है ना। ये भी क्या है, ऊष्मा कारण संभव हो पाती है। ओके समझ में आया। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है देखिए कुछ परिवर्तनों में क्या होती है, ऊष्मा जो है उत्पन्न भी होती है। जैसे कि आप देखोगे चूने का जो पानी जो होता है ना, चूना लेकर के आते हो आप जो है घर की पुताई करने के लिए, तो चूना लेकर के जब आते हैं तो वो जो चूना जो होता है, मान लीजिए जो है अनबूझे चूने बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, अनबूझा चूना। ओके, तो जैसे इसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये खौलने लगता है ना, और यहाँ से जो है देखना बर्तन को छूकर गर्म हो जाता है, तो यहाँ से क्या होने लगती है, ऊष्मा जो है निकलने लगती है। समझ पा रहे हो। ओके, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन, ये भी जो है ऊष्मा के कारण से क्या होता है, ये भी जो है इसमें जो है कुछ रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, ऊष्मा जो है उत्पन्न भी होती है। समझ में आ रहा है ना, ये समझ गए। उसके बाद देखिए हम जो है यहाँ पर जो है जैविक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, जैविक परिवर्तन के बारे में। तो ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है जैविक परिवर्तन भी क्या होते हैं किसके कारण से होते हैं, ऊष्मा के कारण से ही होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे गर्मी में जो है दूध है ना, दूध और जो भोज्य सामग्री जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि
जो जो इनको जो खराब करने वाले जो जीवाणु जो रहते हैं ना, दूध को या फिर और जो अन्य खाद्य जो सामग्री रहती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको खराब करने वाले जो जीवाणु जो होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही क्या होते हैं, अधिक जो है सक्रिय रहते हैं। मतलब जैसे कि जो है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होते हैं, इतना ही ताप में जो है क्या होते हैं, ये जो खराब करने वाले भोज्य पदार्थों खराब करने वाले जो जीवाणु जो होते हैं ना, वो सक्रिय होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और यदि 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यदि उनको मिलता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जो है क्या होते हैं, जो भोज्य पदार्थ है उनमें जैविक क्रियाएँ करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यदि हम क्या कर, है ना, ओके समझ में आ रहा है ना। लेकिन यदि हम क्या कर दें, यदि पदार्थों को जो है 60 डिग्री या फिर उससे अधिक जो है क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये जीवाणु जो है क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और मरेंगे तो पदार्थ खराब होंगे क्या, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैविक जो परिवर्तन जो होता है उसके पीछे भी कारण क्या है, उसमें भी जो है किसका प्रभाव रहता है, ऊष्मा का प्रभाव रहता है। यदि ऊष्मा जो है 30 से 35 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो जैविक प्रक्रियाएं जो है तेज़ी से होती है, और यदि हम इससे ज़्यादा तापमान हुआ तो जैविक प्रक्रियाएं जो है नहीं होती है। इससे जो है हमारा जो भोजन है वो नहीं सड़ता है ना। जैसे कि जो जीव जंतुओं के शरीर को जो मतलब जो है जो हानि पहुँचाने वाले जो मतलब जैसे कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको जो घटित करने वाले जो जीव जंतु रहते हैं वो भी क्या होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के अगर सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। और उससे ज़्यादा यदि हम कहते हैं 50 मतलब 60 या उससे अधिक ताप करते हैं तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यदि मर जाएंगे तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन क्या होगी, नहीं होगी। और इसी कारण से देखिए हम जो है क्या करते हैं, गर्मियों में जो है दूध को ख़राब होने से बचाने, चूँकि गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जो है तापमान जो है बढ़ा हुआ रहता है ना, तो यदि 30 से 35 से जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि पहले से ही तापमान है तो दूध तो ख़राब हो जाएगा। इस कारण से हम क्या कर देते हैं, शुरू में ही दूध को क्या कर देते हैं, 60 डिग्री या उससे अधिक ताप पर गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो खराब करने वाले जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो भोजन जो जो रहता है ना, भोजन और बाकी चीज़ें उनको हम क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो जो जीवाणु जो होते हैं मर जाते हैं कम ताप पर, है ना। यदि कम ताप हुआ तब भी मरेंगे और ज़्यादा ताप हुआ तब भी मरेंगे, लेकिन 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है जीवाणु जो है नहीं मरते हैं। समझ में आया, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और जैविक जो है परिवर्तन को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसी कारण से तो जो भोज्य सामग्री जो रहता है, भोज्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाते हैं। और इसी कारण से या तो हम जो है दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो मर जाते हैं, और उसके बाद जो है जब फ्रिज में रखते हैं तब भी जो है वो सक्रिय नहीं रह पाते और मर जाते हैं सूक्ष्म जीव। समझ में आया, ओके। तो ये था क्या, ये था ऊष्मा से रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, ओके। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम जो है ऊष्मा का मापन जो है किस प्रकार से करते हैं, है ना, उसको हम जानेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी। इसमें आपका ये वाला चैप्टर जो है ऊष्मा तथा ताप जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।